हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और हम आज बात करेंगे जो अपना पेपर 2 एजुकेशन है उसके बारे में बात करें। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसमें हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, पेपर 2 एजुकेशन पढ़ते हैं और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस भी पढ़ते हैं। अगर आपको विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 15 अगस्त तक इसमें ऑफ़र चल रहे हैं फ्रेंड्स, है ना। 15 अगस्त तक, जिसमें कॉम्बो पैक के पे 30% ऑफ चल रहा है। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम बात कर रहे हैं यूनिट अपनी करिकुलम स्टडीज़ के बारे में फ्रेंड्स, और आगे बात करते हैं। हम मॉडल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो चलो आगे कुछ बातें करते हैं, ठीक है। तो मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन में हमने बात कर ली है ट्रेडिशनल मॉडल के बारे में, है ना, कंटेम्प्रेरी मॉडल के बारे में, एकेडमिक या डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल में कॉम्पिटेंसी के बारे में बात कर ली है, सोशल फंक्शनल एक्टिविटीज़ जो मॉडल है उसके बारे में, इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट मॉडल के बारे में बात कर ली है। आज हम बात करेंगे आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल के बारे में। तो बहुत शांति से रिलैक्स होकर अच्छे से सुनना है। इससे पहले कि हम मॉडल के बारे में बात करें, आप एक क्वेश्चन का आंसर करिए फ्रेंड्स। बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये, कई बार आपसे यूजीसी पूछ चुका है और ये पूछने की आगे भी संभावनाएं रहती है। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को गौर से सुनिए फिर आराम से इसको करना है। कह रहा है विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टास्क इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम के विकास में शामिल कार्यों का सही क्रम कौन सा है। कह रहे हैं कि जब भी आप कोई भी पाठ्यक्रम का विकास करते हैं, या पाठ्यचर्या एक सही शब्द है इसका, पाठ्यचर्या का विकास करते हैं, है ना, तो आपको ये पूछा है कि इसके लिए कौन कौन सा जो स्टेप्स रहेंगे, करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा। कोई भी आप करिकुलम डेवलपमेंट करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये आपको पूछा है। तो देखो, सबसे पहले, क्योंकि किसी भी मॉडल में आप पढ़ोगे ना तो मतलब यही निकलता है बेसिकली, है ना। ओवरऑल कुछ मॉडल ने किसी नाम से दे दिया है, कोई स्टेप बढ़ा दिया है, बात तो ऐसी है, लेकिन करिकुलम डेवलपमेंट में अगर ओवरऑल देखो तो ये चीज़ें हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीड्स को जानेंगे। जब भी आप करिकुलम डेवलपमेंट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट की नीड क्या है। तो सबसे पहले आपको असेसिंग नीड्स, यानी कि ज़रूरतों का आकलन करोगे सबसे पहले। तो बी सबसे पहले आएगा फ्रेंड्स। क्या आएगा, बी सबसे पहले, ठीक है। तो बी 2 ऑप्शन में है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। तो आगे चलते हैं। उसके बाद क्या करोगे, जैसे ही आपकी आवश्यकताएं आपने जान ली कि ये स्टूडेंट की ज़रूरत है, इसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, तो आपको सेकंड नंबर पे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने होते हैं कि उसके उद्देश्य है ना, कि आप पहले आपने स्टूडेंट्स की आवश्यकताएं जानी कि इस तरह का करिकुलम क्यों इनकी ज़रूरत है और उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है, ये उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो बी और उसके बाद आ गया ए, ठीक है ना, बी ए। तो बी ए दोनों में है। आगे चलते हैं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपने नीड्स को जाना, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, फिर आप क्या करोगे, कंटेंट पे फोकस करोगे कि हाँ ये ऑब्जेक्ट हमारी नीड है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, इसके बेसिस पे हम कंटेंट को देखेंगे, है ना। सामग्री का चयन करेंगे तो बिल्कुल ये आ जाएगा डी वाला, ठीक है। सामग्री का चयन करेंगे, बी ए डी। तो इस अकॉर्डिंग तो ये आंसर आ गया, सेकंड आंसर बी ए डी सी ई। सी में क्या है, जैसे ही आपने कंटेंट भी ले लिया, कंटेंट के बाद क्या होगा, जो अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बनाओगे, यानी कि आप उचित अनुदेशात्मक रणनीतियों को तैयार करोगे कि कैसे आप उन चीज़ को डिलीवर करोगे, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या आ गया, सी आ गया। और सबसे फाइनली हम क्या करेंगे, इवेल्युएटिंग करेंगे, है ना। हम उस चीज़ का मूल्यांकन करेंगे कि कितना प्रभावशाली रूप से हमने काम किया है कि नहीं करा, या बच्चे कितना सीखे हैं। तो ये लास्ट में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बी ए डी सी ई। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं, जब भी हम पाठ्यचर्या का विकास करते हैं, तो क्या सीक्वेंस रहता है। तो नीड है, फिर ऑब्जेक्टिव है, कंटेंट है, फिर अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी है, और फिर इवैल्यूएशन की बात होती है, ठीक है फ्रेंड्स। प्लीज़ ये ध्यान रखना। चलो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। आज सबसे पहले हमने बात करनी है हिल्डा टाबा मॉडल के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। हिल्डा टाबा मॉडल के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो बड़ी शांति से सुनना है, कीवर्ड्स को भी ध्यान देना है। तो अगर इनका बर्थ की माने तो 1902 और टिल 1967, है ना, ये इनका पीरियड है। और इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, और ये बुक्स के नाम भी आप प्लीज़ याद रखना। कई बार बुक्स के बारे में पूछ लेते हैं कि ये बुक किसने लिखी है, या हिल्डा टाबा के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है। तो इन्होंने 1932 में लिखा डायनेमिक ऑफ एजुकेशन,
1949 में एडल्ट्स एंड कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी, और 1955 में स्कूल कल्चर स्टडीज़ ऑफ पार्टिसिपेशन एंड लीडरशिप, और 1957 में एक्शन रिसर्च ए केस स्टडी, और 1962 में करिकुलम डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिस की बात है। तो यहाँ से डेवलपमेंट की बात होती है करिकुलम की। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो 1962 में करिकुलम डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिस, और 1964 में थिंकिंग इन एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन, ये 1964 में बात की है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हिल्डा टाबा के जो मॉडल है उसमें क्या एक बहुत अच्छे से याद रखना है, देखो सीधा लिखा हुआ है, टाबा बिलीव दैट देयर इज़ डेफिनेट लॉजिकल एंड सिक्वेंशियल ऑर्डर इन क्रिएटिंग ए करिकुलम, यानी कि टाबा जी का मानना था कि पाठ्यचर्या बनाने में एक निश्चित तार्किक और अनुक्रमिक क्रम होता है, यानी कि जब भी आप पाठ्यक्रम बनाओ उसमें लॉजिकल और सिक्वेंशियल ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि एक तार्किक और अनुक्रमिक क्रम होना चाहिए। शी प्रमोट द डाउन टॉप मॉडल और ग्रास रूट अप्रोच। उन्होंने किसको प्रमोट किया? डाउन टॉप मॉडल, है ना, डाउन टॉप मॉडल या फिर ग्रास रूट अप्रोच, यानी कि एकदम ग्रास रूट पे काम करने की बात की यानी कि ज़मीनी स्तर के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि कंटेंट और थोड़ा सा आप इस पर चलोगे, स्टेप्स वगैरह में बात करोगे तो और अच्छे से क्लियर होएगी बातें। हम बात करें हैं, जैसे इन्होंने एक चीज़ और बात की है, इन्होंने टीचर के लिए बहुत अहम बात की है कि जब भी करिकुलम डेवलपमेंट हो या करिकुलम को डिज़ाइन किया जाए तो टीचर का एक अहम रोल होना चाहिए, क्योंकि इनका मानना था कि जो टीचर होता है वो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट को, स्टूडेंट्स की नीड को बहुत अच्छे से समझता है, और इसलिए टीचर को, हायर अथॉरिटी को एक अथॉरिटी देने की बजाय एक टीचर के पास ये होना चाहिए कि वो करिकुलम को डिज़ाइन करे। तो बेसिकली इन्होंने कहा है, टाबा बिलीव दैट करिकुलम शुड बी डिजाइंड बाय द टीचर रेदर देन हैंडेड डाउन बाय हायर अथॉरिटी। टाबा का मानना था कि पाठ्यचर्या उच्च प्राधिकारी द्वारा सौंपे जाने की बजाय शिक्षक द्वारा डिजाइन किया जाना चाहिए। ये इन्होंने की, इनका मुख्य एक तरह से ध्येय था, इसको आपको याद रखना है। और क्या है, उन्होंने क्यों ऐसा कहा? उन्होंने कहा कि टीचर नो द नीड्स ऑफ देयर लर्नर मोर देन एनी अदर पर्सन। उन्होंने कहा कि शिक्षक किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अपने शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को अधिक जानते हैं, कि मेरे शिक्षार्थियों को क्या चाहिए ये शिक्षक से ज़्यादा कोई नहीं जानता, ये उनका मानना था, ठीक है ना। सो टीचर शुड बिगिन द प्रोसेस बाय क्रिएटिंग स्पेसिफिक टीचिंग एंड लर्निंग यूनिट फॉर देयर स्टूडेंट्स एंड बिल्डिंग इट टू ए जनरल डिजाइन। यानी उन्होंने क्या कहा, फिर सीधा था, इसलिए शिक्षकों को अपने छात्रों के लिए विशिष्ट शिक्षण और सीखने की इकाइयां बनाकर और एक सामान्य डिज़ाइन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। तो इन्होंने यही बात फोकस की है कि जो डिज़ाइन किया जाता है, जो करिकुलम डिज़ाइन करे वो कौन करे? टीचर करे, क्योंकि इनका मानना है या इनका मानना था कि टीचर एक बहुत बेहतर तरीके से स्टूडेंट की नीड्स को समझ सकता है और वो अच्छे से किसी भी करिकुलम को उनके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये हम बात कर रहे हैं हिल्डा टाबा जी के मॉडल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इन्होंने 7 स्टेप्स के बारे में बात की है। 7 स्टेप्स कौन कौन से हैं? 7 स्टेप के बारे में बात करें, ये आपको ध्यान रखना। और हमने जो पीछे एक क्वेश्चन किया, यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखना। 7 स्टेप में उन्होंने जब भी कहा है कि जब करिकुलम डिज़ाइन करें तो इन 7 स्टेप्स के बारे में बात किया हिल्डा टाबा जी ने। पहला है डायग्नोसिस ऑफ नीड, यानी कि सबसे पहले उनकी आवश्यकताएं क्या है उसको डायग्नोज करोगे, है ना, कि भी उनकी ज़रूरतें क्या है। सबसे पहले उनका एक तरह से उपचार करने की कोशिश, यानी कि उनको जानने की कोशिश करोगे कि उनकी आवश्यकता क्या है। सबसे पहला तो ये है, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद में जैसे ही आपको नीड पता चलती है तो हम क्या करते हैं, हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं, यानी कि सीखने का जो उद्देश्य है उनका फॉर्मुलेशन करते हैं, उनको बनाते हैं, उनका निरूपण करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जैसे ही हमारे पास नीड हो गया, है ना, ऑब्जेक्टिव हो गया, उसके बाद हम लर्निंग कंटेंट का सिलेक्शन करेंगे। जो हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे ऐसा ही तो था, है ना, सीखने की सामग्री का चयन करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग ऑफ लर्निंग कंटेंट, जो भी हमने कंटेंट बनाया है उसको ऑर्गेनाइज वे में, है ना, बात करेंगे कि क्या ऑर्गेनाइज तो करना पड़ेगा ना, कंटेंट ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। तो सामग्री को क्या करेंगे, सीखने की सामग्री का संगठन करेंगे, और फिर किसका लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि सीखने के अनुभव का चयन करेंगे कि किस तरह से हमें चीज़ों को देना है आगे, है ना, किस मेथड से जाना चाहिए, लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए। और फिर जो भी हमारे लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं उसको ऑर्गेनाइज करना है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, जो ये 4th पॉइंट है इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग कंटेंट कर रहे हैं, ध्यान रखना।
फोर्थ कंटेंट में क्या है, जो हमने थर्ड में सिलेक्शन किया था लर्निंग कंटेंट का कि ये लर्निंग कंटेंट हो, उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जबकि अगर आप 6 पॉइंट में देखोगे, जो लर्निंग एक्सपीरियंस है या लर्निंग जो एक्टिविटी जो मेथड्स हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो मिक्स मत कर देना ये, ठीक है। तो जो भी हमें लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको ऑर्गेनाइज वे में बात करेंगे। और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, इवैल्यूएशन एंड मीन्स ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन, और मूल्यांकन कैसे करें, किस साधन से मूल्यांकन करें, ये 7 स्टेप है, ठीक है। और इवैल्यूएशन तो आपको पता है लास्ट में ही होता है। तो ये 7 स्टेप दिया गया हिल्डा टाबाजीज मॉडल में। तो आपको इनका सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है, और जैसे हमने पहले क्वेश्चन पूछा डेवलपमेंट में, उस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान रखोगे, चलो बहुत बढ़िया। अब हिल्डा टाबाजी मॉडल के बारे में अगर बात करें तो इस मॉडल की क्या क्या स्ट्रेंथ है इसके बारे में जानते हैं। क्या स्ट्रेंथ है, तो हिल्डा टाबाजी के मॉडल की स्ट्रेंथ ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चनिंग है वो ओपन एंडेड है, यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि राइट एंड रॉन्ग रिस्पॉन्स की बात होती है। ओपन एंडेड का मतलब क्या है, एक तरह से सब्जेक्टिव टाइप है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करने वाली चीज़ होते हैं ना। हम बात करते हैं क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड में तो क्या है कि ये सही है या गलत टिक कर दिया आपने, या ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हो गए। एक तरह से जो ओपन एंडेड होता है उसमें क्या है, एक तरह से आपको खुद को लिखना होता है ना, एक तरह थ्योरेटिकल अप्रोच, सब्जेक्टिव अप्रोच होती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो ये अगर हम बात करें हिल्डा टाबा मॉडल में, जो यहाँ पे एक तरह से जो भी चीज़ें होंगी वो ओपन एंडेड तरह से होगी। जो क्वेश्चनिंग होगी वो कैसी होगी, ओपन एंडेड होगी। एक तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, एकदम ओपन एंडेड, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप होगा, है ना। और ये क्या है, अगर ओपन एंडेड है, जब हम ओपन एंडेड की बात करते हैं यानी कि सब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो आपको पता है ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की बात करेगा, ठीक है ना। यह मॉडल उच्च क्रम की सोच कौशल को क्या करता है, उपयोग करता है। क्योंकि आपको पता है किसी चीज़ को अगर हम डिफाइन करते हैं, अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करते हैं, तो हमारा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है वो एक तरह से विकसित होती है। तो ये है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की बात होती है। उसके बाद है बिल्ड कॉम्प्रीहेंशन स्किल सच एज इन्फेरेंस, है ना, सिंथेसाइजिंग एंड समराइजिंग। ये अगर ओपन एंडेड को ही अगर पकड़ के बैठो आप ना, तो सारी चीज़ें हो जाती है। हमें इससे चीज़ों को सिंथेसाइज करना आएगा, चीज़ों को संक्षेप में लिखना आएगा। ये चीज़ें हमारा स्किल डेवलपमेंट होगा अगर हिल्डा टाबा मॉडल के हम बारे में बात करें तो। और व्हेन ग्रुपिंग टुगेदर स्टूडेंट वर्क कोलैबोरेटली विद अदर टू बिल्ड स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। बेसिकली क्या है, जब हम एक समूह में आके चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ओपन एंडेड है, सारी बात है, फ्लेक्सिबल चीज़ें हैं, बिल्कुल ओपन एंडेड है। तो इस तरह से जब डिस्कशन चलेगा तो कोलैबोरेशन चीज़ें होंगी, कोलैबोरेटिव चीज़ होगी, समूहकृत किया जाएगा। और इसमें छात्र बोलना भी सीखेगा और सुनना भी चीज़ों को सीखेगा कि किस तरह से होता है, ये चीज़ें भी डेवलप होगी, है ना। और प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी क्लासरूम डिस्कशन बिफोर एंड आफ्टर जनरलाइजेशन आर मेड। जब भी किसी चीज़ को हम जनरलाइज करते हैं, है ना, सामान्यीकरण करते हैं, हर जगह लागू होगी कि इससे पहले एक तरह से सबसे क्लास में एक हेल्दी एक तरह से डिस्कशन होगा सबके बीच, क्योंकि ओपन एंडेड चीज़ें हैं। और जहाँ ओपन एंडेड है तो आपको पता ही है वहाँ पे एकदम कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल चीज़ें होंगी, है ना, एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच चलेगी। तो ये सारा का सारा स्ट्रेंथ है कि इसका अगर हम यूज़ करते हैं, तो हिल्डा टाबा जी का मॉडल अगर यूज़ करते हैं तो ये इसकी मॉडल की स्ट्रेंथ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हिल्डा टाबा मॉडल की क्या स्ट्रेंथ है ना, किस तरह से है, या फिर 7 स्टेप्स कौन सा है, उनका सही सीक्वेंस कौन सा है। और एक वो टीचर वाली बात की, टीचर को एकदम सेंटर में रख की बात की है, यानी कि टीचर को एक अथॉरिटी माना है कि वही इस करिकुलम को डिजाइन करे, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के सारी चीज़ों स्टूडेंट्स के बारे में जानता है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, चलो। और इसकी लिमिटेशन क्या है, हिल्डा टाबा मॉडल की अगर लिमिटेशंस की बात करें तो क्या है, ये हमने क्या किया था कि हमने ओपन एंडेड की बात की थी। तो डिफ़िकल्ट टू अडेप्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट और एटलीस्ट फॉर सम टाइप ऑफ टेक्स्ट, यानी कि ये चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं ये हर सब्जेक्ट के लिए हम ऐसा नहीं मान सकते कि उपयोगी है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा इतना ओपन एंडेड होना। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एक लिमिटेशन में भी चलना, मीन्स क्लोज एंडेड में भी चलना हो सकता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए क्या है, अडॉप्ट करना इतना आसान नहीं है। और कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर सम स्टूडेंट टू हैंडल द ओपन एंडेड एस्पेक्ट ऑफ द मॉडल। ये इस मॉडल का जो ओपन एंडेड एस्पेक्ट है, ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट इसको एक्सेप्ट कर पाए। हर स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट अपनी अलग अलग
कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनमें, तो मे भी ये सब स्टूडेंट पे लागू ना हो। तो ये कुछ लिमिटेशंस है हिल्डा टाबा मॉडल की, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हिल्डा टाबा मॉडल के बारे में आपको बातें समझ में आई फ्रेंड्स, है ना। क्या क्या बातें याद रखोगे? एक तो सबसे पहले आप जो हमने हिल्डा टाबा मॉडल के 7 स्टेप्स के बारे में बात की है वो याद रखोगे। इसकी स्ट्रेंथ क्या है ये याद रखोगे, जैसे ओपन एंडेड वाली बात, लिमिटेशन याद रखोगे, है ना। और एक ये याद रखोगे कि टीचर को, है ना, कि करिकुलम डिजाइन करने की बात की गई है कि टीचर करिकुलम डिजाइन करे। तो ये सारी बातें आपको प्लीज़ ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपना जो मॉडल है, दैट इज आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल, परिणाम आधारित एकीकृत मॉडल। अगर इस मॉडल के नाम को ही आप देखो, यहाँ पे दो मॉडल एक साथ जुड़े हुए हैं, एक तो आउटकम और एक इंटीग्रेटिव, है ना। आउटकम क्या होता है, आप सीधा सा अगर शब्द की बात करो, आउटकम होता है रिजल्ट, आपका परिणाम, है ना। और इंटीग्रेट करना किसी चीज़ को क्या होता है, जोड़ना एक तरह से, है ना। तो दो है यहाँ पे है, दो मॉडल यूँ कह सकते हो, दो करिकुलम डिजाइन मॉडल यहाँ पे मिले हुए हैं, एक तो आउटकम बेस्ड, है ना, और एक है इंटीग्रेटिव करिकुलम मॉडल, दोनों मिले हुए हैं। आउटकम बेस्ड का मतलब है कि आप इस चीज़ पे ध्यान देते हो, जब भी कोई हम बात करें ना करिकुलम डिजाइन की, उसके मॉडल की बात कर रहे हैं, तो आउटकम बेस्ड की बात है, जब भी आप करिकुलम डिजाइन कर रहे हो, कोई भी आप पाठ्यचर्या का निर्माण कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, तो आप स्टूडेंट इसके बाद क्या सीखेंगे, उनका क्या परिणाम आएगा, है ना, मतलब वो क्या कर पाएंगे ये करने के बाद, यानी कि आउटकम बेस्ड, कि वास्तव में इसका आउटकम क्या आएगा, उसको ध्यान में रखते हुए करिकुलम को डिजाइन करना, ये आउटकम बेस्ड हो गया। और इंटीग्रेटेड का मतलब जो चीज़ें आपस में जुड़ी होना, जैसे कंटेंट का आपस में असेसमेंट के साथ जुड़ा होना, है ना, इस तरह से मेथड का आपस में जुड़ा होना, इंटीग्रेशन होना, तो ये होता है आउटकम और इंटीग्रेटेड, यानी कि आउटकम परिणाम आधारित, इंटीग्रेटेड आपस में जुड़ा होता है। चलो इसको हम डिटेल में कुछ बातें करते हैं और कीवर्ड्स को आपको ध्यान रखना है। बेसिकली आउटकम बेस्ड जो इंटीग्रेटेड मॉडल है, ये एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है, छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है, क्योंकि हम छात्र की बात कर रहे हैं कि छात्र को सारी चीज़ें, हम उसके परिणाम पे बात कर रहे हैं कि उसका क्या रिजल्ट आएगा, मतलब वो क्या सीखेगा, तो सेंटर में तो वही हो गया ना। तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है और ये गतिशील और लचीला दृष्टिकोण है, डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच है। क्यों है डायनामिक और फ्लेक्सिबल? क्योंकि जहाँ पे स्टूडेंट को सेंटर में रखोगे तो हर की अलग अलग नीड होती है, हर अलग अलग होता है, तो चीज़ें क्या होती है, फिर डायनामिक रखनी पड़ेगी, आप रिजिड नहीं हो सकते। तो डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच होती है, गतिशील और लचीला दृष्टिकोण होता है, ये आपको याद रखना है, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। और आगे बात करें इसमें, देखो और कुछ बातों को देखना, इट एम्फेसिस द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज दैट आर रेलिवेंट टू स्टूडेंट लिव्स एंड फ्यूचर करियर्स। क्या कह रहा है, यह उन दक्षताओं के विकास पर जोर देता है जो छात्रों के जीवन और भविष्य के लिए, करियर के लिए प्रासंगिक है। यानी कि उसका वास्तव में बाद में आउटकम क्या आएगा, है ना, कि जीवन में आगे उसको काम क्या आएगा, वो ये पढ़ने के बाद कर क्या पाएगा, यानी कि आउटकम बेस्ड, सीधी सी बात है। तो स्टूडेंट कैसे उसको रहेगा, किस तरह से चीज़ों को देखेगा, छात्र जीवन में कैसे यूज़ करेगा, फ्यूचर में कैसे यूज़ कर पाएगा, क्या इसका आउटकम आएगा। बेसिकली it integrates different subject area into a cohesive curriculum that is centered on real world issues and problem। बेसिकली ये विभिन्न विषय क्षेत्रों को, अलग अलग जो सब्जेक्ट है ना, अलग अलग के सब्जेक्ट एरिया है, उनको जोड़ने की बात करता है इंटीग्रेशन की। यह विभिन्न क्षेत्रों को एक समेकित पाठ्यक्रम में एकीकृत करता है और जो वास्तविक दुनिया और मुद्दों की समस्याओं पर केंद्रित है बेसिकली, यानी कि इंटीग्रेट करने की बात करता है कि ये सब्जेक्ट इसको यहाँ काम आएगा, ये सब्जेक्ट यहाँ आएगा, वास्तविक मुद्दों की बात करता है। तो इंटीग्रेशन शब्द यहाँ हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेट करना, यानी कि एक दूसरी चीज़ों को जोड़ के देखना, है ना। अब अगर हम थोड़ा सा और आपको चीज़ों को मैं डिफाइन करूँ इंटीग्रेशन, तो 4 मेजर फेज है। अगर मैं जो हम बात करें ना इंटीग्रेटिव आउटकम की, तो बात आपको समझ में आ गई कि परिणाम क्या रहेगा इसका सीखने से, यानी कि आउटकम बेस्ड हो गया। इंटीग्रेटिव मॉडल की बात करें हम, उसके साथ जो जुड़ा हुआ शब्द है, यानी कि ये इसमें 4 फेजेज हैं। कितनी फेज है? 4 फेज है। पहली फेज है ओपन एंडेड, दूसरा है कैजुअल, तीसरा है हाइपोथेटिकल और चौथा है क्लोजर एंड एप्लीकेशन फेज। इनको बड़े आराम से समझना। ओपन एंडेड है किसी चीज़ को, जो सबसे पहला हमने ओपन एंडेड बात की है, डिस्क्राइब, कंपेयर एंड सर्च ऑफ पैटर्न्स। सबसे पहले इसमें क्या करेगा, जो भी स्टूडेंट होगा वो उसके पैटर्न को वर्णन करना सीखेगा या फिर उस चीज़ों को कंपेयर करना सीखेगा सबसे पहले। जैसे
कोई भी चीज़ है आपके पास, है ना, किसी भी चीज़ को आपको देखना है भी ये चीज़ कैसे दूसरों से अलग है, क्या है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप चीज़ों को डिस्क्राइब करने की सोचोगे कि ये चीज़ अच्छा ये है, ये चीज़ है। जैसे मान लो आप एग्जाम्पल के तौर पे आपके साथ कई सारे मोबाइल रख दिए हैं, ठीक है, कई सारे मोबाइल रख दिए, तो आप बताओगे अच्छा ये मोबाइल है, ऐसा ऐसा है सबसे पहले, फिर कंपेयर करोगे, अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, फिर उसके देखोगे क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, एक तरह से स्टडी करोगे। दिस इज़ द ओपन एंडेड फेज। और जैसे ही ये हो जाएगा उसके बाद आएगा कैजुअल फेज, यानी कि कैजुअल में क्या करोगे आप उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना सीखोगे कि इसमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, यानी कि इन मोबाइलों में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या विभिन्नताएं हैं, है ना, क्या क्या इसमें अंतर स्पष्ट करने की कोशिश करोगे। सबसे पहले तो आपने डिस्क्राइब किया, कंपेयर किया, है ना, पैटर्न को सर्च किया कि अच्छा अच्छा ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे कि इसमें ये समानताएं हैं, ये इसमें डिफरेंसेज हैं, ठीक है, ये सेकेंड हो गया। और जैसे ये दो चीज़ें हो जाती है फिर आपका आता है हाइपोथेटिकल फेज। आप परिकल्पना का निर्माण करने की कोशिश करते हो। हाइपोथेसिस आउटकम फॉर डिफरेंट कंडीशन, यानी कि आप ऐसा कराओगे कि अच्छा ये है तो ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये चीज़ ऐसा होगी। जैसे हम रिसर्च में करते हैं ना, आपका एक हाइपोथेसिस डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, यानी कि आप एक परिकल्पना बनाओगे विभिन्न परिस्थितियों के लिए। आप कुछ परिणामों की परिकल्पना करना शुरू कर दोगे कि अच्छा ये ऐसा होना चाहिए, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, ये परिणाम आएगा। एक नेक्स्ट स्टेज पे आप हाइपोथेसिस बनेगी। और जैसे ही आपका हाइपोथेसिस बन जाएगी दैट नेक्स्ट होगा क्लोजर एंड एप्लीकेशन फेज, यानी कि जनरलाइज टू फॉर्म ब्रॉड रिलेशनशिप। आप क्या करोगे, अब आपके पास एक जनरलाइज चीज़ आ जाएगी। अगर हाइपोथेसिस आपको लगा कि अच्छा ये है और आपको लगा यार तो सब ठीक हो रहा है, यही है, तो आप चीज़ों को जनरलाइज करने की कोशिश करोगे, है ना, कि सामान्यीकरण की कोशिश करोगे कि इसमें ये संबंध है, अच्छा इसमें ये संबंध है, ये व्यापक रूप से लागू है, ये सारे मोबाइल ऐसे हैं, इस तरह से आप बात करोगे। तो सबसे पहले चीज़ों को आप क्या करोगे, पैटर्न को डिस्क्राइब या कंपेयर करना सीखते हो, है ना, उसके बाद एक्सप्लेन कर रहे हो, थोड़ा देखो चीज़ें बढ़ती हुई जा रही है, फिर आपका हाइपोथेसिस निर्माण होता है ना, कि कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। उसके बाद आप चीज़ों को जनरलाइज करने की कोशिश करते हो कि अच्छा सब ऐसा है, ये सब ऐसा है, ये पैटर्न सब ऐसा है, यानी कि सामान्यीकरण। तो ये तो लास्ट स्टेज में आओगे इस टाइप की तरफ। एप्लीकेशन फेज में तो आप लास्ट में ही आते हो, सब ऊपर के चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। तो ये तरह से चीज़ें इंटीग्रेशन है ये, है ना। तो ये 4 मेजर फेजेज हैं इंटीग्रेशन की, ये भी आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ये बात समझ में आ गई ना फ्रेंड्स? चलो बहुत बढ़िया। आगे बात करें, इसके कुछ फीचर्स हैं। आउटकम बेस्ड इंटीग्रेट जो मॉडल है इसके क्या फीचर हैं, फिर हम बात कर लेते हैं। जैसे नाम ही है, लर्निंग आउटकम है, सीखने के परिणाम। व्हाट स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू और डेमोन्स्ट्रेट बाय द एंड ऑफ द कोर्स और प्रोग्राम। सीधी सी बात है, पाठ्यचर्या या कार्यक्रम के अंत तक छात्रों को क्या करने या प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए, यानी कि उनका आउटकम कैसा होना चाहिए, सीधी सी बात है। दूसरा है अलाइनमेंट, यानी देयर इज ए क्लियर अलाइनमेंट बिटवीन लर्निंग आउटकम, असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये संरेखण की बात कह रहा है कि सीखने के परिणामों, मूल्यांकन और निर्देश के बीच एक स्पष्ट संरेखण है, इसमें एक अलाइनमेंट है आपस में, ठीक है। और इंटीग्रेशन का मतलब एकीकरण। द मॉडल इंटीग्रेट डिफरेंट सब्जेक्ट्स एरिया, है ना, ये मॉडल डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया है उसको इंटीग्रेट करता है इनटू ए कोहेसिव करिकुलम दैट इज सेंटर्ड ऑन रियल वर्ल्ड इशू एंड प्रॉब्लम, यानी कि मॉडल विभिन्न विषय क्षेत्रों को एक समेकित पाठ्यक्रम में एकीकृत करता है और जो वास्तविक दुनिया के मुद्दों और समस्याओं पे केंद्रित है, ठीक है। इसीलिए इसको हमने क्या कहा, लर्नर सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड की बात की है। और उसके बाद ये स्टूडेंट सेंटर्ड है ना, हमने जो बात की है कि दिस मॉडल इज डिजाइन टू बी स्टूडेंट सेंटर्ड विद ए फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज दैट आर नेसेसरी फॉर सक्सेस इन द स्टूडेंट्स चूजन फील्ड फॉर प्रोफेशन, यानी कि मॉडल को छात्र केंद्रित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है इसको, जिसमें उन दक्षताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो छात्रों के चुने हुए क्षेत्र या पेशे में सफलता के लिए आवश्यक है। और आगे है रेलिवेंस, यानी कि इसमें प्रासंगिकता है। The model emphasizes the relevance of the curriculum to the students' lives and future career। ये रेलिवेंसी बनाता है, यानी कि उसके जीवन के और भविष्य में करियर कैसा बने, तो ये रेलिवेंट है, ठीक है। तो ये सारे जो अच्छे शब्द हैं वो सारे इंक्लूडेड है। और ऑथेंटिक असेसमेंट की बात की है, और आपको पता ही है असेसमेंट तो हमेशा ये क्या प्रमाणिक ही होना चाहिए। और इसने कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट की बात करता है, ये निरंतर सुधार की। द मॉडल एम्फेसिस कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट विद ऑनगोइंग असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ द करिकुलम टू इंश्योर दैट इट रिमेन रेलिवेंट एंड इफेक्टिव। निरंतर सुधार, मॉडल पाठ्यक्रम के निरंतर मूल्यांकन और मूल्यांकन के साथ निरंतर सुधार पर जोर देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह प्रासंगिक और प्रभावी हम बना रहे हैं सब। तो ये बात है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, जो आउटकम और इंटीग्रेटेड बेस्ड मॉडल की बात कर रहे हैं। प्लीज़ ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये देखो, ये आपको यहाँ देखना,
तो सबसे पहले हम मॉडल जो बना रहे हैं किस पे ध्यान रख रहे हैं, लर्निंग आउटकम पे ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। और लर्निंग आउटकम के बाद जो इंटीग्रेशन है किस किस में, मेथड, जो अपना कंटेंट है, अपना रिसोर्स है, असेसमेंट है, मेथड है, इसमें एक इंटीग्रेशन है, ये देखो, है ना। इसमें कोई भी एक प्रभावित होता है तो दूसरा प्रभावित होगा। तो ये लर्निंग जो आउटकम बेस्ड और इंटीग्रेटेड बेस्ड, ये अगर आप इसको मॉडल के तौर पे पढ़ो तो ऐसे लर्निंग आउटकम बेस्ड पे हम बात कर रहे हैं, परिणाम आधारित पे। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं इसमें, कंटेंट है, इसका असेसमेंट है, ठीक है, और रिसोर्स जो भी हैं, मेथड जो भी हैं, ये क्या है, आपस में इंटरलिंक है। देखो आपस में इंटरलिंक है ना, ये इंटीग्रेटेड हो गया, ठीक है। और उसके बाद इसका क्या होता है, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन होता है। और मूल्यांकन के बाद देखा जाता है कि जो हमने आउटकम डिसाइड किए थे वो मूल्यांकन के साथ हमने मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को फिर देखा जाता है। तो ये है, ये समझ में आई आपको बात। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन करके देखो आप, आपको समझ में आ रहा है क्या, इसमें क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन आपसे यूजीसी ने पूछा था। ये कह रहा है इन डेवलपिंग ए लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म पॉजेज ए चैलेंज, चैलेंज की बात की है, फॉर विच ऑफ द लर्निंग टाइप गिवन बिलो। सीखने के परिणाम आधारित पाठ्यचर्या विकसित करने में व्यवहारिक संदर्भ में उद्देश्यों का निर्माण नीचे दिए गए किस प्रकार के सीखने के लिए एक चुनौती है। ये कह रहा है अगर हम आउटकम बेस्ड अगर बात कर रहे हैं, लर्निंग आउटकम बेस्ड अगर करिकुलम बना रहे हैं तो क्या चैलेंज हो सकता है, क्या चैलेंज हो सकता है, आप सोचिए इसके बारे में। पहला कह रहा है लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, तथ्यों और सूचनाओं को सीखना। अगर हम लर्निंग आउटकम बेस्ड बना रहे हैं तो ये तो कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि तथ्यों और सूचनाओं को तो शामिल किया जाएगा, बिल्कुल सीखा जाएगा, तो ये तो नहीं है। दूसरा है लर्निंग ऑफ कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल, अवधारणाओं और सिद्धांतों को सीखना। बिल्कुल हम प्रिंसिपल, कहाँ प्रिंसिपल है, कहाँ उसका एप्लीकेशन है, क्या कंसेप्ट शामिल करना है, वो तो लर्निंग हो गई होंगे, ये भी कोई चैलेंज नहीं है। लर्निंग ऑफ एप्लीकेशन एंड यूज़, जो मैं बात कर रहा था कि हम कहाँ इसको अप्लाई करेंगे, तो हमने देखा ही था कि इसके जो फीचर्स थे उसमें, है ना, लर्निंग ऑफ एप्लीकेशन एंड यूज़, ये भी हो सकता है। लेकिन कौन सा चैलेंज है, लास्ट वाला, लर्निंग ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच का सीखना, ये कहीं ना कहीं चैलेंज हो सकता है। कारण क्या है कि आपने आउटकम पे ध्यान दे दिया कि ये परिणाम आने चाहिए, तो आपने अपने अकॉर्डिंग उसमें फैक्ट्स डाल दिए, इन्फॉर्मेशन डाल दी, कंसेप्ट डाल दिया, कहाँ का एप्लीकेशन होना चाहिए, क्या यूज़ होना चाहिए। इसमें जो स्टूडेंट है उसकी जो क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग है मे भी वो ना विकसित हो, ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। क्योंकि हमने क्या किया, आउटकम पे ध्यान दिया कि ये परिणाम आना चाहिए, हमने उसकी क्रिएटिविटी की तरफ नहीं कि ये परिणाम मुझे चाहिए, फिर हम इवेल्युएशन करके उसको देखते हैं कि आया नहीं, तो मे भी उससे क्रिएटिविटी और जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो ज़्यादा डेवलप ना हो, ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच का सीखना ये एक चैलेंज हो सकता है। तो राइट आंसर क्या आ गया इसका, 4 आ गया। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तो ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो आगे मॉडल है उसके बारे में फिर हम बात करेंगे, तब तक आप चित्त को शांत रखें और आप लोग खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से चीज़ों को समझें, शांति से चीज़ों को करने की कोशिश करें, कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करोगे उतना ही बेहतर चीज़ें आपको पकड़ में आएंगी। रटने की कोशिश ना करें, दिमाग को आराम से चित्त शांत रखें, फिर पढ़ने की कोशिश करें, तभी बेहतर तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। तो आप लोग हमेशा खुश रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।